बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में अक्सर। बहुत कमियां निकालते हैं दूसरों में अक्सर। चलो एक मुलाकात खुद से भी कर लें। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज हम चर्चा कर रहे हैं किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस की, जिसे लिखा है कैरल ड्वेक ने। जैसा कि हमने बात की कि कैरल ड्वेक मानती हैं कि माइंडसेट दो तरह का होता है। दो तरह के लोग होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट वाले और ग्रोथ माइंडसेट वाले। जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं वो सोचते हैं या तो मैं अच्छा हूं या मैं शायद नहीं हूं। दूसरा, वो सोचते हैं कि जो मैं हूं मैं वैसा ही हूं, मैं कुछ इंप्रूव नहीं करने वाला, मैं कुछ बदलने वाला नहीं हूं। तीसरा, वो सोचते हैं कि अगर आपको बहुत मेहनत करके काम करना है, बहुत मेहनत ही करनी है, देन आपको एबल होने की जरूरत नहीं, आपके अंदर कोई खासियत ना हो तो भी चलेगा। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो फेल भी नहीं होंगे, यानी कि कोशिश करके फेल होने से अच्छा है कि कोशिश ही ना की जाए। और फिक्स्ड माइंडसेट वाले ये भी सोचते हैं कि जो काम उन्हें दिया जा रहा है ये उनके लायक नहीं है। वहीं इसके उलट जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, वो लोग जो कि आगे तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ते रहने में विश्वास रखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, उनकी सोच होती है कि मैं आगे बढ़ने के लिए कुछ भी सीख सकता हूं, मैं दिन ब दिन अपने काम में इवॉल्व हो रहा हूं और प्रोग्रेस कर रहा हूं। उनका मानना यह है कि जो चैलेंजेस आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, वो उनको और स्मार्ट बनाती हैं और बेटर बनाती हैं। उनका सोचना यह होता है कि वो तभी फेल होते हैं, वो तभी असफल होते हैं जब वो कोशिश करना बंद कर देते हैं। अगर उन्हें कोई काम मुश्किल लगता है जो उनकी लिमिट से बाहर है तो वो जरूर करते हैं, उसके लिए अप्लाई जरूर करते हैं, उसमें भाग जरूर लेते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं सब बातों को अपनी रिसर्च में जोड़ते हुए कैरल ड्वेक ने यह किताब लिखी है माइंडसेट, जिसका अगला अध्याय है क्या है काबिलियत और उपलब्धि का मतलब। ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन लोगों से अलग थलग रहकर अकेले काम करना पसंद करते थे, पर सच तो यह था कि वो जीनियस इसलिए बने क्योंकि वो कई तेज दिमाग वाले लोगों के साथ काम करते थे। वो हमेशा नई चुनौतियों को ढूंढते रहते थे और उनमें लगातार सीखने की लगन जो है वो बनी हुई थी। महान प्रकृति विशेषज्ञ चार्ल्स डार्विन की महान रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज भी बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर की गई कई सालों की मेहनत का एक नतीजा थी। इसे सिर्फ एक भ्रम ही माना जा सकता है कि अकेले रहने वाला एक बुद्धिजीवी इंसान अचानक से शानदार चीजों का निर्माण कर सकता है। सवाल यह है कि मानसिकता और उपलब्धि में संबंध है तो क्या? ड्वेक कहती हैं कि क्यों कुछ लोग उम्मीद से कम हासिल कर पाते हैं, क्यों कुछ लोग उम्मीद से ज्यादा हासिल कर लेते हैं। पूर्व निर्धारित मानसिकता वाले लोगों के दो लक्ष्य होते हैं, खुद को ज्यादा समझदार दिखाना और बहुत कम कोशिश करके बड़ी उपलब्धि हासिल करना। वो इसे लो एफर्ट सिंड्रोम कहती हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स पर अपनी रिसर्च के दौरान ड्वेक ने यह पाया कि आगे बढ़ने की मानसिकता वाले लोग और पूर्व निर्धारित मानसिकता वाले लोग अलग अलग तरह से पढ़ाई करते हैं। उनका जो पढ़ाई का पैटर्न है वो बहुत ही अलग है। आगे बढ़ने की मानसिकता वाले लोग सीखने के लिए पढ़ते हैं, वो किसी को जताने के लिए नहीं पढ़ते, वो अपने इंप्रूवमेंट के लिए, अपने मजे के लिए पढ़ते हैं, अपनी सीख के लिए पढ़ते हैं, अपनी जानकारी के लिए पढ़ते हैं। वो चीजों को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें गहराई से जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। वहीं पूर्व निर्धारित मानसिकता वाले लोग सिर्फ परीक्षा में अच्छे नंबर्स लाने के लिए पढ़ाई करते हैं। मार्कशीट में मैक्सिमम मार्क्स दिखाई पड़े वो सिर्फ इसलिए पढ़ाई करते हैं, उसके लिए वो चीजों को मगअप करते हैं, कॉपी करते हैं, या सीखते नहीं हैं, समझते नहीं है, बस रट्टा मार लेते हैं। वो रटने की कला में माहिर होते हैं और वो चीजों को ज्यादा समझने की बजाय, ज्यादा दिमाग खपाने के बजाय एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो ड्वेक का मानना है कि कोई भी इंसान हर चीज सीख सकता है बशर्ते वो सीखना चाहता हो। वो
शिकागो की एक टीचर मावा कॉलिंस का उदाहरण देती हैं, जो सभी बच्चों को जीनियस मानकर पढ़ाया करती थीं। उनमें से कई बच्चे ऐसे थे जिन्हें बेवकूफ़ और पढ़ाई में बहुत कमज़ोर माना जाता था, पर वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। सेकेंड ग्रेड खत्म होने तक वो बच्चे हाई स्कूल के स्तर का काम करने लगे थे, यानी अपने से कई क्लास आगे के बच्चों की पढ़ाई जो है वो कर लेते थे। इस तरह से मावा कॉलिंस आगे बढ़ने की मानसिकता का एक बेहतरीन उदाहरण बनी। उन्होंने अपने दिमाग में ये पूर्व निर्धारित नहीं कर लिया कि जो बेवकूफ़ है वो बेवकूफ़ ही रहेगा, जो बच्चा नहीं पढ़ सकता वो नहीं पढ़ सकता। उन्होंने ये माना कि हर एक को चांस मिलना चाहिए और हर कोई इंप्रूव कर सकता है, मानसिकता बदली जा सकती है। अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो वो समझ सकता है, बजाय इसके कि उसको ये सिखाया जाए कि वो नहीं कर सकता। मार्वा कॉलिंस ने सारे बच्चों को ये माना कि वो कर सकते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे टीचर्स भी थे जो पूर्व निर्धारित मानसिकता पर चलते थे। वो सिर्फ इसी बात पर ध्यान देते थे कि कौन सा बच्चा पढ़ाई में अच्छा है और उसी को पढ़ाते थे, और जो बच्चे अच्छे नहीं थे उन्हें वो इंपॉर्टेंस ही नहीं देते थे। इस तरह कई बच्चे जो है बड़ी चीजें, बड़ी उपलब्धियां हासिल करने से चूक गए, सक्सेसफुल होने से चूक गए, कुछ नया सीखने से चूक गए। तो यहां पर कह सकते हैं कि मार्वा कॉलिंस ने अपनी रचनात्मकता को आगे रखा, अपनी पॉजिटिविटी को आगे रखा और बच्चों का फ्यूचर बनाया। तो क्या रचनात्मकता एक वरदान है? ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि रचनात्मकता एक ऐसी खास चीज है जो पैदाइशी तौर पर लोगों को मिलती है और उसे सीखा नहीं जा सकता। यह सच है कि कई लोग अपने जीवन की शुरुआत से रचनात्मक कामों में माहिर होते हैं, लेकिन कोई भी इंसान रचनात्मक बन सकता है और ऐसा कई मौकों पर देखा गया है कि सीखने वाला इंसान उन लोगों से कहीं बेहतर साबित हुआ है जिनके अंदर नेचुरल इंटेलिजेंस थी, जिनके अंदर प्राकृतिक रूप से ये गुण मौजूद था। उनसे बेहतर कर गए वो लोग जो कि शुरुआत में शायद कुछ नहीं जानते थे, ना समझ थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को सिखाया, वक्त के साथ अपने आप को इंप्रूव किया, ये एक्सेप्ट किया कि उनके अंदर कमियां हैं और उन कमियों को उन्होंने सुधारा। अब सवाल यह आता है कि ऐसे लोगों की तारीफ करना क्या नुकसानदायक साबित हो सकता है? तो ड्वेक इस बारे में कहती हैं कि किसी इंसान की काबिलियत के लिए उसकी बढ़ चढ़कर तारीफ करना उसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि यह आपका ध्यान पूर्व निर्धारित मानसिकता की तरफ ले जाता है। माता पिता को अपने बच्चों की कोशिशों की तारीफ करनी चाहिए, ना कि उनकी काबिलियत की। ऐसे बच्चे जिनकी काबिलियत के लिए उनको प्रोत्साहन मिलता है वो आगे जाकर असफलता की स्थिति में अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और उनका प्रदर्शन लगातार गिरने लगता है। पूर्व निर्धारित मानसिकता वाले लोग अपनी असफलता से बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं और वो अपनी उपलब्धियों को लेकर झूठ भी बोलने लगते हैं ताकि उनके आसपास के लोग उन्हें हमेशा एक सम्मान की नजर से देखें, उन्हें रिस्पेक्टफुली देखें। नकारात्मक आकलन किस तरह काम करता है यह समझना भी बहुत जरूरी है। पूर्व निर्धारित मानसिकता वाले लोगों के लिए रूढ़िवादी आकलन बहुत गहरा प्रभाव डालता है। अल्पसंख्यक वर्ग को किसी भी परीक्षा से पहले अपनी जाति के बारे में बताना होता है, जिससे परीक्षा में उनके प्रदर्शन पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर इस तरह का सवाल उनसे ना पूछा जाए तो शायद वो और बेहतर प्रदर्शन, बेहतर आउटपुट दे सकते हैं, पर उन्हें बार बार अपनी पहचान की पुष्टि करवाना उनकी मानसिकता पर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, बुरा प्रभाव डालता है। औरतों पर भी इन बातों से बहुत प्रभाव पड़ता है कि लोग उनके जेंडर की वजह से उन्हें एक अलग दृष्टिकोण से देखते और परखते हैं। बच्चों को भी समाज में अलग अलग नजरियों से देखा जाता है, जैसे कि लड़कियों को हमेशा आकर्षक और निपुण माना जाता है, मतलब उनके अंदर कमियां होने की संभावना ही नहीं, उन्हें अच्छा होना ही पड़ेगा, उन्हें सुंदर होना ही चाहिए। और लड़कों को हर छोटी छोटी बात पर डांटा जाता है। तो ड्वेक मानती हैं कि स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विषयों में भी जेंडर के आधार पर भेद किया जाता है। उनका कहना है कि ये जो भेदभाव है ये कई चीजों का मिश्रण है, जैसे कि पूर्व निर्धारित मानसिकता, औरतों की काबिलियत को लेकर लोगों की सोच और औरतों का यह सोचना कि बाकी लोग किस तरह उनका आकलन करेंगे। आगे बढ़ने वाली मानसिकता के लोगों को भी कई तरह की मुश्किलें आती हैं,
जब बड़े रुतबे पर मौजूद लोग पहले से हर चीज का आकलन करने लगते हैं और उनके साथ उसी के हिसाब से बिहेव करने लगते हैं। हालांकि आगे बढ़ने वाली मानसिकता के लोगों को ऐसे लोगों से सपोर्ट मिलता है जो उन्हीं की तरह इन चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं। वो खुद को और बेहतर करने के लिए अपनी कोशिशों को बढ़ा देते हैं।